Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the Karl Marx theory. Karl Marx theory को थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले मैं आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताना चाहूँगी. कार्ल मार्क्स, ही वॉज द इकोनॉमिस्ट, ही वॉज अ जर्नलिस्ट, ही वॉज अ हिस्टोरियन, ही वॉज अ सोशलिस्ट एंड पोलिटिकल थ्योरिस्ट था, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट था. ही वॉज जूइश बट ही वॉज नॉट अ रिलीजियस पर्सन. इसके फेमस वर्क की तरफ आते हैं. दास कैपिटल इसका पम्फलेट है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द जर्मन आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस है. जर्मन आइडियोलॉजी के हवाले से इसका मैन्युस्क्रिप्ट देखें तो दैट वाज रिटन बाय द फ्रेडरिक एंगल्स एंड और इसी तरह कार्ल मार्क्स ने अपनी क्रिटिक दी थी हेगल की जो थ्योरी थी सोशल ऑपरेशन उसके बारे में. सो मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन बाय द फ्रेडरिक एंगल्स. और यहाँ पे कार्ल मार्क्स और हेगल के दरमियान में डिफरेंस है और किस तरीके से वो क्यों, कार्ल मार्क्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और हेगल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. अब जो हेगल था ही वाज सेइंग दैट के उसके नज़दीक आइडियोलॉजी की अपने मीनिंग है. आइडियोलॉजी का मतलब ये कि माइंड और थॉट्स होती हैं जो कि आपकी सोशल लाइफ को डिटरमिन करती हैं, जबकि कार्ल मार्क्स का जो फोकस था वो मटीरियल रियलिटी की तरफ था. वो जो है रियलिस्टिक, जो एवरीथिंग इज़ अराउंड ऑफ अस, उस पर फोकस करता था. अब मार्क्स थेरी को आप देखें तो इसे याद किया जाता है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के नेम से या फिर मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री के नेम से. ये दो ऐसे नेम हैं जिससे कार्ल मार्क्स के वर्क को रिमेंबर किया जाता है. अब और ये जो वर्क है बेस्ड ऑन द हेगल्स क्लेम दैट हिस्ट्री अकर्स थ्रू द डायलेक्ट्स एंड क्लैशेस ऑफ ऑपोजिट फोर्सेस. अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि डायलेक्ट्स क्या होते हैं. डायलेक्ट्स का मीनिंग होता है टू ऑपोजिट साइड, किसी भी चीज़ के टू ऑपोजिट साइड्स होती हैं. तो जो हिस्ट्री होती है हमेशा अकर होती है डायलेक्ट्स के थ्रू या क्लैशेस ऑफ अपोजिंग फोर्सेस के थ्रू. अब यहाँ हेगल जो था, हेगल ही वॉज अ फिलोसफिकल आइडियलिस्ट था, याद रखें ही वॉज आइडियलिस्ट. और जबकि जो कार्ल मार्क्स था ही वॉज द इकोनॉमिस्ट, ही वॉज द रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट था, जर्नलिस्ट था, थ्योरिस्ट था. और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे क्वाइट डिफरेंट था, लेकिन उसका जो वर्क था हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म वो इसी पर बेस करता था. अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स जो था उसने इस बात को तो एक्सेप्ट किया, ठीक है, कि हेगल जो कहता है कि नोशन ऑफ डायलेक्ट्स के हवाले से जो उसकी डेफिनेशन देता है ना कि हिस्ट्री अकर्स थ्रू द डायलेक्ट्स एंड क्लैशेस ऑफ अपोजिंग फोर्सेस, इसमें डायलेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को तो वो एग्री करता है. लेकिन हेगल आगे ये भी कहता है, एक फिलोसफिकल बंदा था, एक आइडियलिस्ट था, तो उसके जो आइडियाज़ हैं क्वाइट डिफरेंट थे रियलिस्टिक लाइफ से, जो रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड से. तो यहाँ वो कहता है कि हेगल कहता था वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस एंड द ट्रू रियलिटी इज़ एन आइडियल. वो रियलिटी को आइडियल कंसिडर करता था. यहीं से डिसएग्रीमेंट कार्ल मार्क्स का स्टार्ट हुआ. वो क्योंकि जो कार्ल मार्क्स था उसने इस बात से तो एग्री कर दिया कि डायलेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ही रिजेक्टेड द हेगल्स आइडियलिज्म. वो उसके आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करता था, because he did not believe the material world hides from, क्यों वो ये बिलीव ही नहीं रखता था कि जो मटेरियल, अब एक अंडरस्टूड बात है, हमारे इर्द गिर्द जितना भी मटेरियल वर्ल्ड होता है वो हमसे कभी हिडन नहीं होता, हमेशा इन फ्रंट ऑफ अस होता है. जबकि हेगल के नज़दीक जो था ट्रू रियलिटी इज़ एन आइडियल, ठीक है. इसी तरीके से द रियल वर्ल्ड ऑफ द आइडियल. तो अगर आप कार्ल मार्क्स को देखें तो उसमें वो उसका आपको एक जो फेमस कोटेशन अगर आप उसके जहन में रखें, वो क्या डिफाइन करता है, मनी प्लेज द लार्जेस्ट पार्ट इन डिटर्मिनिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. मनी ही ऐसी चीज़ है जो कि डिटर्मिन करती है कोर्स ऑफ हिस्ट्री को. मनी का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से स्टार्ट होता है. और सोसाइटी के अंदर जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो कि हमारी सोशल लाइफ को डिटर्मिन करते हैं, उसमें मनी का एक रोल है जिसने हमारी सोसाइटी को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया. यहाँ पे वो कहते हैं कि जो क्लास डिवीज़न होती है, उसने क्लास डिवीज़न जो कार्ल मार्क्स कहता है कि दो बेसिस पर है. हमारी सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड है. एक को हम कैपिटलिस्ट क्लास भी कह सकते हैं और बुर्जुआजी क्लास भी कह सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बुर्जुआजी अगर आप जनरल मीनिंग देखें तो मिडिल क्लास को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्ट है उसमें बुर्जुआजी जो है वो दिस इज़ द कैपिटल क्लास, ऐसी कैपिटल क्लास हु पोजेस द ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. जितनी भी प्रोडक्शन होती है उस सबको वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है. और यही वो लोग हैं जो कि लेबर को परचेज करते हैं, पैसे देते हैं और लोगों से काम लेते हैं. इसी तरह जो दूसरा उसने जो क्लास डिवीजन बताई वो बता रही है वर्कर क्लास, जिसको उसने कहा कि प्रोलेटरिएट क्लास है और ये वर्किंग क्लास है. और वो क्या करती है, जिसके पास लेबर ऑफ पावर तो है
लेकिन वो अपनी लेबर पावर को सेल करती है, किसको? बॉर्शवाजी को। ठीक है। फिर एक तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी, एक स्मॉल ट्रांजिशनल क्लास भी एग्जिस्ट करती होती है, जिसमें आपके आ जाते हैं शॉपकीपर्स, आ जाते हैं छोटे छोटे रिटेलर्स, आ जाते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस आप कर लेते हैं स्मॉल स्केल पर, और सेल्फ रिलायंट होते हैं। तो ये जो सारे, इसको पीटीएट कहा जाता है। अब यहाँ पे क्लास डिवीजन उसने बता दी, वर्कर्स, कैपिटलिस्ट और बुर्शवाजी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, दरअसल कार्ल मार्क्स से पहले फ्यूडलिस्टिक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था सोसाइटी के अंदर, और कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट जो दिया है बेसिकली फ्यूडलिस्टिक से कैपिटलिस्ट साइड पे। अब यहाँ पे वो बताता है कि दोनों जो क्लासेस हैं, जो बुर्शवाजी और प्रोलेटरिएट क्लास, उसमें डिफरेंस क्या है। जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है हमेशा हमारी सोसाइटी के अंदर एक स्मॉल क्लास होती है, जो स्मॉल नंबर, जैसे एलीट क्लास है हमारे पाकिस्तानी या इंडियन सोसाइटी में। सोसाइटी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड है, तो उसमें सबसे जो अमीर तरीन जो क्लास होती है वो एलीट क्लास होती है, लेकिन वो स्मॉल नंबर में होती है। लेकिन आपको पता है कि हमारी जितने भी डिसीजंस होते हैं कंट्री को चलाने में, उनमें एक अहम रोल प्ले कर रही होती है वो क्लास। ठीक है। उनके डिसीजंस, उनकी जो, क्योंकि उनके पास जो होते हैं मीन ऑफ प्रोडक्शन और कंट्रोल होता है, तो उनके जो डिसीजंस होते हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं ओवरऑल लोगों पे और पूरे कंट्री पे। तो यहाँ पे वो कहते हैं बॉशवाजी ऐसी क्लास है जो कि स्मॉल ग्रुप है और मीन ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है। इसमें ये लैंड्स भी आ सकती हैं, मशीन्स भी आ सकती हैं, फैक्ट्रीज भी आ सकती हैं। जैसे शरीफ फैमिली है पाकिस्तान के अंदर, एक एलीट क्लास है, नवाज शरीफ ग्रुप जो है, तो बेसिकली उनके पास फैक्ट्री, शुगर मिल्स हैं। ठीक है। इसी तरह उसने शॉपिंग मॉल्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उनका बिजनेस रहना होता है, एक वो एक एलीट क्लास में कंसिडर की जाती है। ठीक है। इसी तरह सैगल ग्रुप है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये वो कुछ क्लासेस हैं जिनको आप कह सकते हैं बुर्शवाजी क्लास। फिर वो कहते हैं कि ये जो बुर्शवाजी क्लास होती है बेसिकली दे आर रूलिंग क्लास। यही वो लोग होते हैं जो कि एक्सप्लॉयटेशन करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर लेबर की। क्योंकि वो जो लोग होते हैं कंट्रोल कर रहे हैं प्रोडक्शन को, चीज़ों को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं कमोडिटीज़ को। अब उन्होंने क्या करनी है, लेबर हायर करनी है। अब वो लेबर की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उन्हें कम कीमत पे पेमेंट करते हैं, और इस तरीके से वो वेल्थ और मनी को सेव करते हैं। ठीक है। फिर अगर इसको देखें फर्दर, वो कहते हैं कि ये बुर्शवाजी होती है, वेल्दियर क्लास होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये कैपिटलिस्ट जो ग्रुप होता है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, इनकी अपनी आइडियोलॉजी को होती है। वो क्या करती है, अपनी आइडियोलॉजी को मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इम्पोज करवाती है। अब इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं इसमें, आप एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे बीकन हाउस स्कूल है, एलजीएस स्कूल है, डीबीएस स्कूल है। इस किस्म के जो लाहौर के जो फेमस स्कूल या कॉलेजेस हैं, इसके थ्रू वो अपने जो आइडियोलॉजी होती है, अपना जो कॉन्सेप्ट होता है, आम लोगों तक इस तरीके से पहुंचाते हैं। इट्स लुकिंग लाइक अ कॉमन और नेचुरल लग रहा होता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपना एक ऐसी क्लास है जो कम तादाद में है, लेकिन अपना आइडियाज़, अपना इंटरेस्ट जो है जनरल पब्लिक में इम्पोज करती है। दूसरी जो क्लास के बारे में डिस्कस कर रहा है वो प्रोलेटरिएट क्लास है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में होती है। ये लोग हैं, गरीब लोग हैं, वर्किंग क्लास है, जो अपनी लेबर को बेचते हैं, काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बटन बना रहे हैं, या फिर सुपरवाइज़र हैं, इंजीनियर्स हैं। ये वो सारे लोग हैं जो प्रोडक्शन में एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, पेमेंट पैसे ले रहे होते हैं और साथ साथ अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जो कैपिटलिस्ट ग्रुप है वो इसको एक्सप्लॉइट करता है। स्मॉल जो ग्रुप है, जो कि अमीर तरीन ग्रुप है, वो गरीब लोगों को, जो लार्जर कम्युनिटी है, उसको एक्सप्लॉइट करता है। वो कहता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हमेशा पुअर ही रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और बात ये है कि ये इस फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस का शिकार होते हैं कि दे आर स्पेंडिंग अ गुड लाइफ, और उसी में खुश होते हैं। वो कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करते, कोई रेवोल्यूशनरी कोई वर्कआउट नहीं करते, और इनकी पोजीशन हमेशा सबसर्विएंट ही होती है कि हमेशा हम सर्व ही करें। और वो ये समझ रहे होते हैं, उनकी ये थिंकिंग होती है, जिस सिचुएशन में वो रह रहे हैं वो ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके एंड वर्क आर इनएविटेबल, और काम करना ज़रूरी है, इसके बगैर वो ज़िंदगी, आप समझ लें कि दिहाड़ीदार बंदा है, मजदूर है, काम करता है, और उसके बाद 1500 या 2000 लेके जाता है घर अपने, तो वो बेसिकली वो पूरे दिन के एक कह सकते हैं कि उसी के अंदर खुश है, और मेहनत के बगैर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते।
अब यहाँ पे जब हम क्लास डिवीजन की बात कर रहे हैं तो हम सोशल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सोशल स्ट्रक्चर में इसने दो हिस्सों में कार्ल मार्क्स ने डिवाइड किया, एक बेस स्ट्रक्चर है और एक सुपर स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब जो बेस स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो रेड कलर का बेस स्ट्रक्चर में वो तमाम फोर्सेस इंक्लूडेड हैं, वो तमाम लोग इंक्लूडेड हैं जो कि प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ लोगों का जो कहते हैं ना दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्शन और वो क्या कर रहे होते हैं रोल प्ले करने के अलावा इन मुख्तलिफ लोगों के दरमियान एक रिलेशनशिप एक चेन एग्जिस्ट करती है, एक हायरार्की एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपका नीचे लेबर है, लेबर से ऊपर सुपरवाइजर है, सुपर से ऊपर मैनेजर है, तो एक चेन एग्जिस्ट कर रही होती है जिसमें रिलेशनशिप होता है इस क्लास के, और इसमें मटेरियल और रिसोर्सेज ये सब शामिल होते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी कमोडिटीज़ ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो जो है वो ये सारे जो लोग फोर्सेस और पीपल ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड जो होती है सुपर स्ट्रक्चर, अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं जो कि सोसाइटी से रेलिवेंट, ज़ाहिर आपको सोसाइटी के अंदर सोसाइटी से रिलेटेड नहीं नज़र आते। इट रेफर टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी, इसमें आपकी आ जाते हैं कल्चर आ जाता है, आपकी नॉर्म्स आ जाती है, वैल्यूज़ आ जाती हैं, आइडियोलॉजीज़ आ जाती हैं, बिलीफ आ जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी जो होते हैं सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है। जो सोशल इंस्टीट्यूशन में आपकी फैमिली आ जाती है, आपका रिलीजन आ जाता है, आपकी मीडिया आ जाता है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें वो इंक्लूडेड है। तो ये सारे वो जो है कल्चर, आइडियोलॉजी, सोशल इंस्टीट्यूशन, बिलीफ, वो सारी चीज़ें हैं जो कि सुपर स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व हैं, बट इट रेफर टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि ये जो रिलेशनशिप सुपर स्ट्रक्चर और बेस स्ट्रक्चर होता है इसी की वजह से सोसाइटी चल रही होती है। अगर इन दोनों के दरमियान, इन दोनों ये जो टू लेयर्स हैं इनके दरमियान अगर अगर कोई मिसमैच हो जाता है तो इसकी वजह से जो सोसाइटी के अंदर एक जो स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर के अंदर मिसमैच है, तो जो सोशल डिसरप्शन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के अंदर उसके हवाले से। कैसे ये सुपर स्ट्रक्चर और बेस दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन द टू लेयर्स इज डायलेक्टिकल, दोनों की बोथ साइड टू साइड्स हैं हर एक पहलू की, विच मीन्स दैट इन्फ्लुएंस व्हाट हैपन्स इन द अदर। एक चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम होगी बेस में तो सुपर स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो जो बेस को और अगर सुपर स्ट्रक्चर वो आइडियोलॉजी को अच्छे तरीके से इम्पोज नहीं कर पाएंगी, और इसी तरह आइडियोलॉजी इफेक्ट करती है प्रोडक्शन से, वो तमाम फोर्सेज उन लोगों से रेलिवेंट। सो आप ये कह सकते हैं बेस स्ट्रक्चर और जो सुपर स्ट्रक्चर है ग्रोज आउट, ये जो सोशल जो डिफरेंट सिस्टम सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनके अंदर एक बैलेंस जो होता है इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप पर बेस कर रहा होता है, और बेसिकली इट ग्रोज आउट ऑफ द बेस एंड शोइंग द इंटरेस्ट ऑफ द जो बेस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो क्या इंक्लूडेड है, वो फोर्सेस पर और रिलेशनशिप ऑफ द पीपल पे है, और जो सुपर स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी है। तो आगे कहता है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें इंक्लूडेड है मीडिया, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, बिलीफ, कल्चर, वैल्यू, नॉर्म्स, आइडियोलॉजी, ये सारे के सारे ग्रो बेसिकली क्या कहाँ से कर रहे होते हैं, बेस से, एंड शोइंग द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास दैट कंट्रोल इन। बेसिकली ये जो सुपर स्ट्रक्चर होता है ये रिप्रेजेंट ही कर रहा होता है रूलिंग क्लास को, क्योंकि जो रूलिंग क्लास होती है हमारी सोसाइटी के अंदर अपने आइडियाज़ इम्पोज करती है, जो वो चाहती है, मैंने आपको बता दिया एलीट जो वो करना चाह रही है, अगर वो इन्फ्लेशन करना चाह रही है, कोई आइडिया पॉपुलर करवाना चाह रही है, तो इसके थ्रू, जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर पाकिस्तान जैसे जो कंट्री है इसके अंदर एक फेमस कॉन्सेप्ट है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से, हमें हमेशा हमारे जहनों में ये बात बैठी हुई कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं दे आर परफॉर्मिंग वेल एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर। इसी तरह हॉस्पिटल्स की बारी आते हैं, वी आर थिंकिंग दे आर प्रोवाइडिंग अ बेटर सर्विसेज एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ फैसिलिटीज़ वो नहीं है, मशीनरी नहीं है, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग। तो बेसिकली रूलिंग क्लास, जैसे अगर हमारे मुल्क का जो फेमस हॉस्पिटल जैसे उमर हॉस्पिटल है, जो हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल्स हैं, दे आर वेरी very expensive hospitals, but they develop the concept in the society that they are providing a better services as compared to the government sector। और यही वजह से गवर्नमेंट सेक्टर, आप जना हॉस्पिटल ले लें, सर्विस हॉस्पिटल ले लें, या फिर
आप कोई भी जो है ले लें, जिना हॉस्पिटल सर्विस, शेखजद हॉस्पिटल को ले लें, तो बेसिकली शाम के वक्त देवर आल्सो वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। तो कहीं ना कहीं जो रूलिंग क्लास है अपने आइडिया को पॉपुलर करने के लिए, और इन सब जो प्राइवेट सेक्टर को चलाने रन करने वाली एलीट क्लास है, ठीक है, जिनके पास पैसा है, तो बेसिकली वो अपना आइडिया पॉपुलर भी करवा रही हैं, और अपने आइडियाज़ पॉपुलर करवाने के साथ साथ अपनी सोसाइटी के अंदर अपने आइडियाज़ को पॉपुलर करवाने के अलावा उनके जो लोगों के माइंड है उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ यहाँ पे हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे।